नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स पर। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा हाजिर हूं आपके सामने भारतीय इतिहास, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लेके। मेरे वो सभी दोस्त जो एसीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी मैं उम्मीद करता हूं कि मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और मेरे वो बाकी के दोस्त जो अभी किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के लिए, लेकिन इन वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स पर। मैं पंकज शर्मा आपके लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए डेली आ रहा हूं। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स में एक्सपर्ट इन एग्जाम प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम पिछली 3 कक्षाओं में आधुनिक भारत के इतिहास की कुछ मूलभूत जानकारियों को हासिल कर चुके हैं। अब आगे की जानकारी हमें हासिल करनी है और हमारे सिलेबस का मेरे सभी वो दोस्त जो एसीएफ को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं, संकल्प 2020 लेकर के, उन सभी दोस्तों के लिए जो एसीएफ का संकल्प लेकर हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है, जो हमारे एग्जाम के लिए मेंशन है, वो 1857 की क्रांति से शुरू होता है। तो आज मैं आपको समझा दूंगा कि 1857 की क्रांति किन कारणों से हुई, और फिर कल की क्लास में 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई और कैसे आगे बढ़ी और क्या उसका स्वरूप रहा, क्या उसका फॉर्मेशन रहा, उन सभी बातों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले और एक महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी और अनअकैडमी की पूरी टीम आप सभी दोस्तों के साथ और मेरे उन सभी दोस्तों के साथ जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम से, अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है उसके माध्यम से। देखिए दोस्तों, हम सभी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी एग्जाम्स में, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस हो, आरएएस हो, आईएफएस हो, एसीएफ हो, एसएससी हो, बैंक हो, हम चाहते हैं आप सफलता प्राप्त करें। लेकिन सफलता के लिए कुछ कदम आपको भी आगे बढ़ाने होंगे, और वो कदम आगे बढ़ाने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर ऐसा जरूरी क्यों है? ऐसा जरूरी इसलिए है क्योंकि वहां पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस वैसे ही जैसे हम आमने सामने बैठ के कोचिंग में और स्कूल एग्जाम्स, स्कूल में और कॉलेजेस में पढ़ाई किया करते थे। तो लाइव क्लासेस यानी उस समय टीचर और स्टूडेंट दोनों सामने प्रेजेंट होंगे, और एक तरह से हम कोरोना जैसी महामारी में बिना घर से बाहर निकले क्लासरूम स्टडी हम कर पाएंगे। क्लासरूम आपका रूम होगा और ब्लैक बोर्ड हमारा लैपटॉप होगा, राइट। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीजेस मिलेंगी, क्विजेस मिलेंगी, जहां पे आप अपने आप का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस लाए जाएंगे। जो भी मेन स्ट्रीम क्लासेस हो रही हैं, अगर उनमें आपको कोई समस्या है तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। साथ ही साथ पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर करवाया जाएगा। अन्य फायदों में सभी एजुकेटर्स के थ्रू लाइव स्ट्रक्चर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एजुकेटर्स परीक्षा की आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं। साथ ही वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस आपके लिए करवाए जाएंगे। एजुकेटर्स इनोवेटिव तरीके से, वेल परफॉर्म तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, पीपीटीज के थ्रू, वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू, जिससे आप सभी दोस्त आसानी से समझ सकें जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं। पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएंगी जिससे आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकें और आप देख सकें कि आपकी तैयारी कहां पर स्टैंड करती है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत कंपटीशन है। हर स्ट्रीम का बच्चा आज गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है और सफलता प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, आरएएस का हो, आईएफएस हो, एसीएफ हो, एसएससी हो, बैंक हो, व्हाटएवर द एग्जाम्स इन राजस्थान और इन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स।
लेकिन दोस्तों इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, सिलेबस को कैसे पढ़ा जाए, सिलेबस को कवर कैसे कराया जाए, क्वेश्चंस का नेचर कैसा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं और उन बहुत सारी बातों को कुछ सालों में पूरा कर पाना और फिर सफलता प्राप्त कर पाना बहुत ही मुश्किल टास्क है। ये मैं आपके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। कई बार मैं भी सोचता हूं कि काश मेरी तैयारी के दिनों में भी अनअकैडमी जैसा कोई ऐप होता तो आज मैं भी जो पाना चाहता था वो पा चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ तो सभी को नहीं मिलता है, लेकिन आप वो मौका मिस मत करिए और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं हम सभी लोगों के एक्सपीरियंस को यूज में लीजिए, सही मार्गदर्शन राइट गाइडेंस प्राप्त करिए और सफलता जल्द से जल्द प्राप्त कर लीजिए। जैसे कि अभी हाल ही में आईएएस के एग्जाम का रिजल्ट आया है। अगर आप अनअकैडमी की साइट पे जाके देखेंगे तो हमारे बहुत सारे लर्नर्स आईएएस के एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं और बहुत कम समय में विद इन 1 ईयर उन्होंने सफलता प्राप्त करी, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेटर्स फ्रॉम अनअकैडमी। जो एजुकेटर्स अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं उनके अनुभव के द्वारा 1 साल के समय के अंदर ही उन्होंने आईएएस जैसा बड़ा एग्जाम, भारत का जिसे सबसे बड़ा प्रशासनिक सेवाओं का एग्जाम कहा गया है, उसमें सफलता उन्होंने प्राप्त कर ली है। तो आप भी जल्दी से प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अनअकैडमी का लाइव लर्निंग ऐप जो है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना होगा, प्लस सब्सक्रिप्शन पर जाना होगा और वहां पर आरपीएससी का जो थंबनेल है उसे सेलेक्ट करना होगा और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद में आपको 1 साल या 2 साल, 12 मंथ और 24 मंथ्स में से कोई एक सिलेबस चूज करना है। वो बच्चे जिन्होंने तैयारी अभी शुरू ही करी है राजस्थान एग्जाम्स के लिए, राजस्थान में एग्जाम्स टाइमली होते हैं बट कई बार थोड़ा डिले हो जाते हैं, इसलिए जो फ्रेशर्स हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि वो कम से कम 2 साल का कोर्स जरूर खरीदें, जिससे वो अच्छे से पढ़ पाएँ, तैयारी कर पाएँ, रिवीजन कर पाएँ और बार बार क्लासेस को देख पाएँ। साथ ही दोस्तों आपको जब आप कोर्स परचेज कर रहे होंगे तो आपको एक रेफरल कोड ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा नाम पंकज 9 कोड यूज में लेना है, PANKAJ 9 पंकज 9 कोड यूज अगर आप लेंगे तो मेरे द्वारा जितनी भी क्लासेस अनअकैडमी पे, मेरे द्वारा जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी पे कराए जा रहे हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। साथ ही मेरी टीम मेंबर्स के जो कोर्सेज आपके एग्जाम के लिए तैयार किए जा रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। पंकज 9 कोड यूज लेने का सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, 10% की छूट मिल जाएगी आपको। तो मेरे सभी दोस्त जल्दी ही आज जाइए, पंकज 9 कोड यूज में लीजिए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सोचिए मत, बहुत सस्ते में मिल रहा है। टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लीजिए, अनअकैडमी आरपीएससी को आप ज्वाइन कर लीजिए जहां पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। साथ ही यूट्यूब चैनल पे जो हमारी क्लासेस हो रही हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करेंगे, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप मुझे मोटिवेट करेंगे। जैसे मैं मेरी क्लासेस में पूरी एनर्जी के साथ में आपको मोटिवेट करता हूं, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं, उसी प्रकार आपको मुझे मोटिवेट अगर करना है तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कर लिए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए पंकज 9 कोड यूज लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हुई अनअकैडमी के लिए और आपके फायदे, अनअकैडमी के द्वारा जो हम आपको फायदा पहुंचा रहे हैं उसकी। अब आज हम आगे बढ़ेंगे हमारी क्लास की तरफ। कल तक की जो हमारी क्लासेस थी, पिछली 3 कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि भारत के आधुनिक भारत के इतिहास का, आधुनिक भारत के इतिहास का जो प्रारंभ है वो यूरोपीय देशों के आगमन से प्रारंभ होता है, जब पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और कुछ अन्य छोटे देश भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। उन देशों में पुर्तगाल, डच,
अंग्रेज, फ्रांसीसी, उन सभी देशों में कंपनियों की स्थापना की जाती है और वो कंपनियां भारत में आकर के व्यापार करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन सभी कंपनियों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, एक प्रकार की होड़ स्टार्ट हो जाती है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा और मुनाफा उठा सके भारत के बाजार से। तो एक जो कंपटीशन स्टार्ट होता है वो तो होता है व्यापारिक लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, लेकिन दूसरा जो कंपटीशन स्टार्ट होता है वो भारत में अपनी सत्ता, गवर्नेंस को स्थापित करने का। सभी देश चाहते हैं कि भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से हमारी सत्ता स्थापित हो सके, हमारा पावर स्थापित हो सके। इसके लिए कल हमने देखा था कि कैसे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष होता है, कर्नाटक में 3 युद्ध होते हैं और फाइनली वांडीवास के युद्ध के अंदर अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा देते हैं और अंग्रेजों का भारत में सत्ता स्थापित करने का प्रारंभ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत के अंदर दक्षिण भारत को पहले अपना मजबूत केंद्र बनाया, दक्षिण भारत को अपना पहले मजबूत केंद्र बनाया और उसके बाद में उन्होंने बंगाल पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, बंगाल पर उन्होंने अपना फोकस एस्टैब्लिश कर लिया और बंगाल पे फोकस एस्टैब्लिश करके वहां पर 2 युद्धों के द्वारा, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के द्वारा, अपनी कूटनीतिक शक्तियों के द्वारा, डिप्लोमेट पावर्स के द्वारा भारत की कमजोरियों का फायदा उठाया, भारत के शासकों की कमजोरियों का फायदा उठाया और कूटनीतिक और सैन्य शक्ति के द्वारा, डिप्लोमेट एंड मिलिट्री पावर्स के थ्रू उन्होंने बंगाल पर अपनी सत्ता पूर्णतः, पूरी तरह स्थापित कर ली। ये यहां तक की बातें कल मैंने आपको बता दी थी। जो बच्चे डेली नए जुड़ रहे हैं वो पिछली क्लासेस देखना ना भूले। बात समझ में आ रही है? तो 1764 के अंदर कल हमने देखा था कि बक्सर के युद्ध के विजय के बाद में बंगाल में ब्रिटेन के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई है वो अपना शासन स्थापित कर चुकी है और बंगाल उनके शक्ति का मुख्य केंद्र बन गया है। बात समझ में आ गई थी? अब आगे क्या होता है वो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टुडेज क्लास इज दैट कि हमारे सिलेबस का जो मुख्य टॉपिक है, जहां से हमारे एसीएफ का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है वो 1857 की क्रांति से हो रहा है। मैंने आप सभी को बताया था कि 1857 की क्रांति जो भारत में होगी, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है, इसकी शुरुआत इन पिछले 100 वर्षों के इतिहास में हमें दिखाई देगी। यानी कि 1857 की क्रांति जो है वो 1757 से 1857 के बीच का जो समय है, जिस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही है, ये वो समय है जिस समय में कंपनी ने भारत पर शासन किया और कंपनी की गलत नीतियों के कारण भारत में 1857 की क्रांति होगी। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और अब आगे की कहानी हम शुरू करेंगे कि किस प्रकार से कंपनी की गलत नीतियों के कारण भारतीय वर्ग परेशान होता है और फाइनली वो 1857 की क्रांति की तरफ आगे बढ़ता है। तो अब हम देखेंगे 1764 के बाद क्या हो रहा है। 1764 के बाद में 1765 से लेके और 1772 तक का इतिहास थोड़ा आप समझिए। यहाँ पे देखिए 1765 से 1772 तक यहाँ पे अब शासन किसका है? रॉबर्ट क्लाइव का। कल मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अंग्रेज सेनापति जितने भी हैं, कमांडिंग ऑफिसर जितने भी हैं, गवर्नर जितने भी हैं, उनमें सबसे ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड ब्रेव ऑफिसर है। क्लाइव ने 1765 में भारत के अंदर और भारत में भी कहां पे? भारत में बंगाल में उसने द्वैध शासन
ड्वेल गवर्नेंस सिस्टम स्टार्ट कर दिया। कौन सा गवर्नेंस सिस्टम स्टार्ट कर दिया? द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ कर दी, ड्वेल गवर्नेंस सिस्टम प्रारंभ कर दिया। तो ड्वेल गवर्नेंस सिस्टम क्या था? अब बंगाल में दो प्रकार की शासन व्यवस्था है। पहली जो है वो बंगाल में शासन संभालेंगी कंपनी और दूसरा संभालेंगे नवाब। यानी कि एक राज्य और दो प्रकार के शासक या दो प्रकार के रूलर्स, पहला कंपनी और दूसरा नवाब। तो अब आप कहेंगे कि सर दो प्रकार के शासक हैं, तो दोनों प्रकार के शासक किस प्रकार का कार्य करेंगे? तो देखिए दोस्तों, कंपनी जो है उसने दीवानी अधिकार यानी रेवेन्यू राइट्स जो थे वो तो खुद के पास रख लिए, और जो नवाब थे उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की प्रशासनिक जिम्मेदारी दे दी। क्या दे दी? प्रशासनिक जिम्मेदारी। यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जितने भी क्षेत्र थे, मद्रास, बंबई, इन सभी क्षेत्रों के प्रशासनिक दायित्व जो थे, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट जो थे, वो तो किसको दे दिए गए? नवाब को दे दिए गए। यानी प्रशासनिक, लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सब तो कौन संभालेगा? ये सब तो नवाब संभालेगा। और कंपनी क्या करेगी? कंपनी दीवानी अधिकारों का लुत्फ उठाएगी, इंजॉय करेगी रेवेन्यू राइट्स को। रेवेन्यू राइट्स यानी कि जहां से टैक्स कलेक्शन होगा, जहां से पैसा आएगा, तो पैसे वाला काम तो कंपनी ने खुद के पास रख लिया और बाकी के जो काम थे वो नवाबों को सौंप दिए। समझ में आई? तो ये दो प्रकार की जो व्यवस्था है इसको ड्वेल गवर्नेंस सिस्टम कहा जाता है, द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। कंपनी ने दीवानी राइट्स के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और वो जो प्रतिनिधि होता था उसके सामने बहुत बड़े टारगेट्स रख दिए, और अब वो क्या कर रहे हैं? किसानों, मजदूरों, भारतीय व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं और उनसे जबरदस्ती बहुत बड़ी मात्रा में कर, टैक्स, लगान वसूल कर रहे हैं, जिससे कंपनी को ज्यादा से ज्यादा इनकम हो सके। अब कंपनी के पास जो रेवेन्यू आया, जो पैसा आया, वो बहुत बड़ी मात्रा में आया, और वो रेवेन्यू के लिए कंपनी ने जिन भी प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को नियुक्त किया था, वो रिप्रेजेंटेटिव्स भारतीय थे। उन्होंने भारतीय वर्ग का, मजदूर वर्ग का, किसान वर्ग का, व्यापारी वर्ग का शोषण किया और उनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला। अब आप बोलोगे सर जो कंपनी के पास पैसा आया, उस पैसे का कंपनी ने क्या किया? उस पैसे का कंपनी ने भारत के विकास पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया, और वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी ने खुद के फायदे के लिए, कंपनी के फायदे के लिए और ब्रिटेन के फायदे के लिए उपयोग में लिया। तो यहां पे जो आज हमने ये पहली कहानी सुनी है, इस पहली कहानी में आपको समझ में आ गया होगा कि बक्सर के युद्ध के बाद में कंपनी का शासन जो भारत पर स्थापित हो गया है, और कंपनी जब अपनी जिन नीतियों से कार्य कर रही है, कंपनी जिन पॉलिसीज के साथ में कार्य कर रही है, जिसमें हम पहली व्यवस्था जो देख रहे हैं वो द्वैध शासन व्यवस्था देख रहे हैं, और इस द्वैध शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि यहाँ पे कंपनी भारत का नुकसान कर रही है, भारतीय जनता का नुकसान कर रही है, भारतीय जनता का शोषण कर रही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 1857 की क्रांति जो है वो कंपनी की खराब और गलत नीतियों का परिणाम थी, और हम पहला ही जो उदाहरण देखते हैं, द्वैध शासन व्यवस्था देखते हैं, ये कंपनी की गलत नीति है। पहला एग्जाम्पल देख लिया। ऐसे ही हम धीरे धीरे और भी नीतियां पढ़ेंगे, उन नीतियों से हमें पता लगेगा कि कंपनी की गलत नीतियों के कारण किस प्रकार भारतीय जनता परेशान होती चली गई, भारतीय सेना के जो सैनिक थे वो परेशान होते चले गए, और धीरे धीरे वो जो असंतोष था, वो जो परेशानी थी, वो जो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन थी, वो 1857 की क्रांति को जन्म देती है। ठीक है दोस्तों, अब 1765 से 1772 तक क्लाइव यहां पर शासन कर रहा था, रूल कर रहा था, और द्वैध शासन व्यवस्था से रूल कर रहा था।
अब दोस्तों 1772 के बाद में क्या होता है? 1772 के बाद में कंपनी का जो शासन है वो वॉरेन हेस्टिंग के हाथ में आ जाता है। किसके हाथ में आ जाता है? वॉरेन हेस्टिंग के हाथ में आ जाता है। अब क्लाइव की जगह बंगाल का गवर्नर कौन बनेगा? वॉरेन हेस्टिंग्स बनेगा। बात क्लियर है क्या दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग को 1772-73 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। अब कंपनी की जो गलत नीतियां थी और कंपनी ने जो यहां पर दो युद्ध लड़े, प्लासी का युद्ध और अब बक्सर का युद्ध, इन सब चीजों की जानकारी कहां पहुंचती है? ब्रिटेन पहुंचती है। समझ रहे हो? कहां पहुंचती है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के अंदर महारानी को पता लगता है और ब्रिटेन की संसद को पता लगता है कि कंपनी वहां पर दो युद्ध लड़ चुकी है। दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी को भारत में भेजा गया था व्यापार करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए। और ब्रिटेन को पता लगता है, वहां की संसद को पता लगता है कि कंपनी घाटे में चल रही है। और उल्टा कंपनी ने ब्रिटेन की संसद के अंदर अपील करी है कि हमारे को थोड़ा सा लोन दे दो क्योंकि हम घाटे में चल रहे हैं। तो ब्रिटेन की संसद का बड़ा दिमाग खराब हो जाता है कि तुम्हारे को हमने व्यापार करने भेजा था, तुम्हारे को हमने प्रॉफिट कमाने के लिए भेजा था, अब तुम एक तो वहां युद्ध लड़ रहे हो, और युद्ध लड़ रहे हो तो पैसा खर्च कर रहे हो, दूसरा ना प्रॉफिट कमा रहे हो, और हमारे को जो हिस्सा तुम्हें देना था, यानी कंपनी को एक हिस्सा हर साल ब्रिटेन की संसद तक, ब्रिटेन की सरकार तक पहुंचाना होता था, कंपनी उसमें पूरी तरह विफल हो रही थी। तो ब्रिटेन का जो मुख्य उद्देश्य था पहले व्यापार, और दूसरा मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक और राजनीतिक सत्ता को हासिल करना, क्योंकि ब्रिटेन जो था वो भारत को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था। क्योंकि उपनिवेश की जो व्यवस्था थी वो ब्रिटेन लंबे समय से फॉलो कर रहा था। भारत से पहले कई देशों को ब्रिटेन अपना उपनिवेश, उपनिवेश यानी वो देश जिस पर किसी और देश का शासन हो, वो देश जिस पर किसी और देश के द्वारा राजनीतिक और प्रशासनिक और सैन्य शक्ति का उपयोग किया जा रहा हो। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत पर लंबे समय तक राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य शक्ति किसके द्वारा उपयोग में ली जा रही थी? ब्रिटेन के द्वारा उपयोग में ली जा रही थी। हमारे हाथ में हमारा शासन 1947 में आया। बात समझ आती है दोस्तों? तो ब्रिटेन को क्या पता लगता है कि कंपनी नुकसान में चल रही है, कंपनी की नीतियां बिल्कुल गलत साबित हो रही हैं। तो ब्रिटेन की संसद ने एक समिति बनाई और उस समिति ने कहा कि जांच करो कि कंपनी वहां पे क्या कर रही है। और समिति ने कहा कि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा। तो वहां पर ब्रिटेन की संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया। एक नहीं, दो अधिनियम पारित किए गए। एक अधिनियम के द्वारा तो कंपनी को मजबूत करने के लिए कंपनी को थोड़ा और लोन दे दिया गया, ऋण दे दिया गया, जिससे कंपनी के पास पैसा आ सके। और दूसरा जो अधिनियम था वो क्या था? वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। रेगुलेट करना, रेगुलेट वर्ड का मतलब क्या होता है? कंट्रोल स्थापित करना। तो ब्रिटेन की संसद के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिस एक्ट के द्वारा कंपनी का शासन जो था उस पर कंट्रोल स्थापित कर दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटेन की संसद के द्वारा। यानी कि अब ब्रिटेन से कानून बन करके आएंगे और कंपनी उन कानूनों के अंतर्गत कार्य करेगी। समझ रहे हैं? यानी शासन तो भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, लेकिन किसके मार्गदर्शन में करेगी? किसके गाइडेंस में करेगी? ब्रिटेन की संसद के गाइडेंस में करेगी। तो अब आप देखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है। क्यों आया है? कंपनी को कंट्रोल में करने के लिए आया है। और अब इस एक्ट में क्या खास बातें हैं उनको हम देखेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कंपनी की गलत नीतियों, कंपनी के नुकसान, इकोनॉमिकल नुकसान
के कारण से ब्रिटेन की संसद द्वारा एक एक्ट पारित करके भेजा गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा जाता है, और इस एक्ट के द्वारा कंपनी पर कंट्रोल स्थापित कर दिया गया ब्रिटेन की सरकार का। बात क्लियर है क्या? कोई समस्या? आगे बढ़े तो आगे बढ़िए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। दूसरा, इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिल गई, यानी ब्रिटेन की संसद ने कंपनी को अब ये मान्यता दे दी, कंपनी को अप्रूवल दे दिया कि भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य भी कंपनी कर सकती है। मेरे दोस्तों, अभी तक कंपनी भारत में सिर्फ व्यापारिक कार्य ही कर रही थी, अब वो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य भी कर सकती है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अब इनको अथॉरिटी मिल गई ब्रिटेन की तरफ से कि ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य भी कर सकती है। इसके द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी गई, सेंट्रल गवर्नेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा ही जाएगा, चाहे सिलेबस 1857 की क्रांति से हो या आगे से हो, यह सवाल पूछा जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बात क्लियर है क्या दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में आया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स बने। और क्या था? इसके द्वारा बंबई एवं मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो सबसे सुप्रीम पावर होगा, वो सबसे ताकतवर इंसान होगा भारत में। और बंबई और मद्रास के गवर्नर किसके अधीन कार्य करेंगे, किसके अंडर में कार्य करेंगे? वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कार्य करेंगे, उसके अधीन होकर के कार्य करेंगे। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्फे, सर एलिजा इम्फे was the first Chief Justice of that High Court, which established in 1774 in Kolkata. कलकत्ता में 1774 में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्फे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ याद आ रहा है क्या? आखिरी पॉइंट कुछ याद आ रहा है तो कमेंट में यस लिख दो, कुछ तो बोल दो। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मैंने आपको बताया था कि जब बंगाल पर कंपनी ने अपना ध्यान केंद्रित किया, बंगाल में जब कंपनी व्यापार कर रही थी, तो सिराजुद्दौला एवं मीर कासिम को कंपनी के साथ जो सबसे मुख्य समस्या थी, वो समस्या यही थी कि कंपनी के कर्मचारी दस्तक प्रथा, फ्री टैक्स सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे थे, मिसयूज कर रहे थे। ये जो सिस्टम था, दस्तक सिस्टम जो था, वो कंपनी को मिला था, लेकिन कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार करने के लिए इस सिस्टम का प्रयोग कर रहे थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कह दिया गया? ये कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पे और वो भारतीय लोगों से जो भी उपहार लेते थे, जो भी रिश्वत लेते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समझ रहे हो? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आया? वॉरेन हेस्टिंग समझ में आया? ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने भारत में क्या समस्या करी थी वो समझ लो अब थोड़ी सी। ये तो हो गया एक्ट। वॉरेन हेस्टिंग ने जो भूमि व्यवस्था, जो रेवेन्यू सिस्टम था,
जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसमें 5 वर्ष की ठेका पद्धति लेकर के आया। ठेके मिलते हैं ना, टेंडर्स। तो वॉरेन हेस्टिंग 5 साल का ठेका दे देता था जमीनों के लिए कर वसूल करने के लिए। लेकिन किसको देता था? देता तो व्यक्तियों को था, जमींदारों को देता था, लेकिन जो लैंड है, जो भूभाग है, उसका मालिक किसको माना वॉरेन हेस्टिंग ने? कंपनी को। यानी जो भूमि है जहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाना है, उस भूमि का मालिक किसको माना? कंपनी को माना। जबकि भूमि का मालिक किसको होना चाहिए था? भूमि का मालिक उस किसान को होना चाहिए था जिसकी जमीन थी, या फिर उस जमींदार को होना चाहिए था जो उस भूमि का मालिक था। तो वॉरेन हेस्टिंग की जो ठेका पद्धति थी, जो 5 वर्ष के लिए वो लेकर के आया, इससे भारतीय किसान वर्ग में और भारतीय जमींदार वर्ग में बहुत डिससेटिस्फेक्शन आने लगा, असंतोष पनपने लगा। समझ गए हो? क्लाइव के समय में ड्वेल गवर्नेंस में रेवेन्यू सिस्टम से असंतोष पनपा, डिससेटिस्फेक्शन आया, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आई। वैसे ही वॉरेन हेस्टिंग की जो 5 वर्षीय ठेका पद्धति थी, उससे भी क्या आया? असंतोष आया। तो यहीं पर एक बात समझ लीजिए कि भारतीय वर्ग में, भारतीय जनता में कंपनी के खिलाफ जो असंतोष पनपेगा, जो डिससेटिस्फेक्शन आएगा, उसका मुख्य कारण जो है वो रेवेन्यू सिस्टम से होगा, राजस्व सिस्टम, राजस्व पद्धतियों के कारण होगा। यानी कि कंपनी जो है वो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट और इंडियन रेवेन्यू सिस्टम जो है उसको पूरा का पूरा खराब कर देगी, और जितना भी पैसा और इनकम सोर्स होगा वो भारतीयों से छीन करके कंपनी अपने हाथ में ले लेगी। तो कुल मिलाकर 1857 की क्रांति में जो भारतीय जनता का असंतोष पनपेगा, डिससेटिस्फेक्शन आएगा, उसमें एक मुख्य कारण जो होगा वो पैसा होगा, मनी मनी होगा। समझ गए हो? सीधी सी बात में, यानी पैसे के कारण असंतोष पनपेगा और पनपता भी है। ये तो आज भी होता है। पैसा जो है वो सारी समस्याओं की जड़ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और एक्ट आया 1784 ईस्वी का, पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, जानकारी के लिए बता रहा हूं, यानी राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य। ठीक है, तो कंपनी में एक निदेशक मंडल होता था जो व्यापारिक मामलों को देखेगा, और एक नया बना दिया नियंत्रण बोर्ड जो कि अब राजनीतिक मामलों को देखेगा। तो यहां पर वापस कंपनी के अंदर अब द्वैध शासन व्यवस्था आ गई है, ड्वेल गवर्नेंस सिस्टम आ गया है। जैसे क्लाइव लेकर के आया था दीवानी, और एक तो दीवानी मामले थे और प्रशासनिक मामले थे। तो प्रशासनिक मामलों को तो क्लाइव ने किसको दे दिया था? नवाब को दे दिया था। और दीवानी मामले किसके पास? खुद के पास रख लिए। अब यहां पर क्या हो रहा है? राजनीतिक कार्यों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया है, और जो निदेशक मंडल है, बोर्ड ऑफ, जो डायरेक्टर्स का बोर्ड है, वो कंपनी के व्यापारिक मामले देखेगा। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। यानी कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन, यानी कि कंपनी भारत में जो भी कार्य करेगी, कंपनी भारत में किस प्रकार से प्रशासन करेगी, इसकी सारी जिम्मेदारी किसको दे दी गई? इसकी सारी जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार को दे दी गई। ये 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट था। कुछ इसके ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैं आपको बता चुका हूं। क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। सिलेबस वैसे डिफाइन है, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि कई बार सिलेबस से आगे पीछे से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि सिलेबस से ही पढ़ेंगे, वो गलत सोच रहे हैं। जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़िए। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें ला रहे हैं, कोई भी चीज नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैं आपके साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा, भले ही हम बहुत दूर बैठे हों, लेकिन तैयारी के नाम पर हम एक हैं। तैयारी के नाम पर हम एक हैं, ये वादा आप समझ लीजिए। और अब आगे बढ़िए। अब वॉरेन हेस्टिंग के बाद कौन आएंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे। देखिए, गवर्नर जनरल जो बना, एक नया पद बनाया गया, जो मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का एक नया पद बना दिया गया। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे।
तो 1773 से लेके 1857 तक बहुत सारे गवर्नर जनरल आएंगे, लेकिन हमको सबके बारे में नहीं पढ़ना है। हमें उन गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ना है जिनके कारण भारतीय जनता में, भारतीय राजाओं में, भारतीय किसान, मजदूर और युवा वर्ग में असंतोष पनपा, डिससैटिस्फैक्शन आया। तो अब ये अगला व्यक्ति है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने न्यायिक क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक क्षेत्र में वॉरेन हेस्टिंग के कार्य को आगे बढ़ाते हुए दीवानी न्याय के ढांचे का पुनर्गठन किया। अपने कार्यकाल में उसने प्रत्येक जिले के मुख्य कस्बे में, हर जिले के कस्बे में रजिस्ट्रार, अमीन व मुंसिफ की अदालतों का गठन किया। फिर इनके ऊपर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला अदालत बनाई और जिला अदालत के निर्णयों के विरुद्ध आप अपील कर सकते थे कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना की प्रांतीय अदालतों में। और प्रांतीय अदालत के ऊपर गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में सदर दीवानी अदालत थी। और सदर दीवानी अदालत के अंदर भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो लंदन में जो प्रिवी काउंसिल बैठी है वहां जाकर के आप अपने मुकदमे को पहुंचा सकते थे। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से वर्तमान भारतीय न्यायपालिका की हायरार्की है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट के निर्णय से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पे इसने क्या किया, एक तो जिला लेवल पे अदालत बनाई, फिर उसकी अपील के लिए प्रांतीय अदालतें बनाई, फिर उसके लिए सदर दीवानी अदालत बनाई और उसके ऊपर क्या बना दी, लंदन में प्रिवी काउंसिल जो हायर अथॉरिटी थी। अगर भारत में इन सभी अदालतों से निर्णय से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप लंदन में जाके प्रिवी काउंसिल में अपना केस लड़ सकते हैं। तो ये वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस ने कुछ थोड़े से बेटर कार्य किए थे। अब यहां पे आइए, कॉर्नवालिस ने फौजदारी न्यायालयों का भी पुनर्गठन किया और उसने जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर 4 सर्किट कोर्ट्स बनाई और 2 अंग्रेज न्यायाधीशों वाले इस न्यायालय के लिए आवश्यक था कि वह वर्ष में 2 बार आंतरिक प्रदेशों का दौरा करके न्याय संबंधी कार्य करे। इसके अलावा सदर फौजदारी अदालत को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। ये एक नॉर्मल पॉइंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जानकारी के लिए बता दिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 3 बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए थे। कंपनी की नौकरी में सुधार, बंगाल के इस्तेमारी बंदोबस्त में सुधार और अदालतों में सुधार। यानी न्यायिक क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में और बंगाल के इस्तेमारी बंदोबस्त यानी रेवेन्यू सिस्टम में कॉर्नवालिस ने काफी सारे बदलाव किए थे। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे। तो पहले वॉरेन हेस्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो उसका रेवेन्यू सिस्टम था, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, भू राजस्व व्यवस्था जो थी, उसके कारण कहीं ना कहीं असंतोष पनपा था जमींदारों में, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग की व्यवस्था में कंपनी को मालिक माना गया था जमीन का, जमींदारों को जमीन का मालिक नहीं माना गया था। अब कॉर्नवालिस का जो इस्तेमारी बंदोबस्त है ये और भी खतरनाक था। इस इस्तेमारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। तो जो इस्तेमारी बंदोबस्त प्रक्रिया थी, कॉर्नवालिस जो लेकर के आया था, ये भी एक भू राजस्व व्यवस्था थी। क्या थी? भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। इस्तेमारी बंदोबस्त इसको कहा जाता है, स्थायी बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। ये परमानेंट सेटलमेंट का जो आइडिया था वो जॉन शोर ने दिया था, इस कारण से इसको शोर व्यवस्था भी कहा जाता है। समझ रहे हो? बहुत सारी बातें बता रहा हूं। इस्तेमारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, अंग्रेजी में परमानेंट सेटलमेंट, और जॉन शोर इस सिस्टम को लेकर के आया था। इसका जिसने जो ज्ञाता था वो जॉन शोर था, इसलिए इसको शोर व्यवस्था भी कहा जाता है। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी? इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी, इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक तो माना गया। ये जो भूमि है इसका मालिक तो कौन है? जमींदार। ठीक है। 1790 में इस व्यवस्था को लागू किया गया 10 सालों के लिए।
कब लागू किया गया? 1790 में, 1790 में। भू राजस्व का 50% किसके पास जाएगा? कंपनी के पास में जाएगा। 3 साल बाद 1793 में कॉर्नवालिस को लगा कि ये फायदे का सौदा है, इसलिए इसको अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया, हमेशा के लिए। यानी इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था भारत में अंग्रेज जब तक रहे तब तक के लिए लागू कर दी गई। ठीक है दोस्तों, भूमि का मालिक इसमें किसको माना गया? जमींदारों को माना गया। लेकिन यहां पे जमींदारों के सामने टारगेट रखे गए कि आपको इतने समय में कम से कम इतना लगान, इतना रेवेन्यू तो हमारे को देना ही होगा। यानी जमींदारों के सामने टारगेट रख दिया गया कि इतना लगान तो इतने समय में आपको देना ही होगा। समझ गए हैं कि मान लीजिए 31 मार्च तक आपको इतना रेवेन्यू हमें देना है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया? एक कानून पारित कर दिया। कानून का नाम था सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून। यानी कि मैंने आपको बताया कि 31 मार्च तक आपको रेवेन्यू देना है, यानी कि 31 मार्च की शाम को सूरज के ढलने से पहले पहले अगर जमींदार ने अपना लगान जमा करा दिया, रेवेन्यू जमा करा दिया, तो उसकी जमींदारी उसके ही पास रहेगी, नहीं तो कंपनी उसकी जमींदारी को छीन लेगी और किसी और को दे देगी। बात समझ में आ गई? यानी अगर 31 मार्च को सूर्य के अस्त होने से पहले पहले अगर आपने लगान जमा करा दिया, रेवेन्यू जमा करा दिया, तो आपके पास रह जाएगी जमींदारी। नहीं कराया तो जमींदारी छीन करके किसी और व्यक्ति को दे दी जाएगी। और कोई भी जमींदार नहीं चाहता था कि उससे उसकी जमींदारी छीनी जाए, इसलिए उसने किसानों और मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिया। और वो जो शोषण था उसने भारतीय जनता के मन में असंतोष को जन्म दिया, डिससैटिस्फैक्शन को जन्म दिया, जो भविष्य में 1857 की क्रांति में हमें दिखाई देता है। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो एक समस्या आपने और देख ली। अब आइए अगला आएंगे, लॉर्ड वेलेस्ली साहब आएंगे। ये और भी खतरनाक पुरुष थे। ये लेकर के आएंगे एक सहायक संधि की नीति, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। ये सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी इतनी खतरनाक थी कि इसने अब भारतीय राजाओं में असंतोष पैदा करेगा। ये कैसे करेगा? थोड़ी बहुत पहले बातें देख लो। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए इसने। ठीक है साहब, कलेक्टर को दंड नायक के रूप में कार्य करने का अधिकार दे दिया। यानी अब कलेक्टर जो है उसको पावर दे दी कि वो किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंड दे सकता है। दंड नायक यानी दंड दे सकता है, तो कलेक्टर को दंड देने की पावर दे दी गई। ठीक है साहब, कंपनी के कर्मचारियों की शिक्षा के लिए उसने फोर्ट विलियम में एक कॉलेज स्थापित कर दिया, परंतु कंपनी के डायरेक्टर्स को यह योजना पसंद नहीं आई। वो क्या चाहता था कि कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं वो एक कॉलेज में पढ़ें, और वहां पढ़कर के क्या पढ़ें? आप बोलोगे सर यहाँ क्या पढ़ाना चाहता था वो? देखिए, मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया था कि अंग्रेज बहुत स्मार्ट थे, रणनीति के तहत, योजना के तहत कार्य करते थे। वेलेस्ली चाहता था कि फोर्ट विलियम में जो एक कॉलेज बनाया जाए, वहां पे कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय संस्कृति, भारत के बारे में जानकारी दी जाए, जिससे कि हम भारत को, भारत के लोगों को बेहतर तरीके से जान सकें, समझ सकें, जिससे कि हम उनसे जुड़ सकें। जब हम भारतीयों से जुड़ने लगेंगे तो हम भारतीयों के साथ बेहतर प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। यानी कि भारतीयों के प्रति कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन्हें भारतीय व्यक्तियों के बारे में, भारतीय मानसिकता, भारतीय धर्म, संस्कृति और व्यवस्थाओं के बारे में शिक्षित करके वो भारतीयों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी करना चाहता था, जिससे कंपनी आसानी से भारत में और भारत के लोगों के साथ में व्यापारिक, राजनीतिक और प्रशासनिक संबंध स्थापित कर सके। बात समझ आती है? यानी यहां पर कंपनी फायदा तो अपना देख रही है, वेलेस्ली फायदा तो ब्रिटेन का और कंपनी का देख रहा है, लेकिन ये स्मार्ट मूव है। समझ रहे हो? नेक्स्ट देखिए, देश की आर्थिक दशा में सुधार करके उसने बजट को ठीक करने की कोशिश करी।
यानी बजट जो आता है, हम देखते हैं हर साल हमारे देश में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें बजट लेकर के आती हैं। बजट में क्या होता है कि भविष्य के अंदर किस प्रकार विकास किया जाए, विकास की गति को आगे बढ़ाया जाए। उसी प्रकार भारत में आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए उसने बजट को ठीक करने की कोशिश करी, बजटरी सिस्टम जो था उसको इंप्रूव करने की कोशिश करी। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसके कारण असंतोष पनपेगा। सहायक संधि यानी हस्तक्षेप की नीति थी, इंटरफेयर करने की पॉलिसी थी, जिसका प्रयोग भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने, यानी 1798 से 1805 तक ये भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। 1798 से 1805 तक भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था, और इस दौरान वो क्या लेकर के आया? सहायक संधि की नीति लेकर के आया। क्या थी सहायक संधि की नीति? देखिए दोस्तों, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की एक स्थायी रेजिमेंट को रखना पड़ता था और उसके रखरखाव हेतु धन देना पड़ता था। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी कहानी सुनाता हूं, मजा आएगा। यूरोप में नेपोलियन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। नेपोलियन जो था वो एक महाद्वीपीय सिद्धांत की पद्धति पे चल रहा था और अपने राष्ट्र के शासन को आगे बढ़ाता चला जा रहा था। तो ब्रिटेन के दिमाग में ये डर था कि नेपोलियन जो महाद्वीपीय सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल सिद्धांत की पॉलिसी पे जो चल रहा है, इस सिद्धांत पे आगे बढ़ते हुए कहीं नेपोलियन कहां तक ना पहुंच जाए? भारत तक ना पहुंच जाए। और अगर नेपोलियन जो था वो उस समय सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा था, तो ब्रिटेन को ये डर था कि वो भारत तक अगर आगे पहुंच गया तो भारत कहीं ब्रिटेन के हाथों से ना निकल जाए। और ब्रिटेन जो है वो भारत को अपने हाथों से किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी। भारत एक समृद्ध, संसाधनों से भरपूर एक बड़ा राष्ट्र था। भारतीय एक उपमहाद्वीप के बराबर था। तो नेपोलियन के महाद्वीपीय सिद्धांत से डरा हुआ था ब्रिटेन, और इस डर ने वेलेस्ली के दिमाग में एक आइडिया दिया जिसको बोलते हैं सहायक संधि की नीति, सब्सिडरी अलायंस की नीति। इसमें क्या किया वेलेस्ली ने? मैंने आपको बताया कि भारत के जो राजा थे उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उनमें एकता नहीं थी, उनमें लालच था। भारतीय राजा एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर करते थे, एक दूसरे के राज्यों में इंटरफेयर करते थे और आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। तो वेलेस्ली क्या कहता है? वेलेस्ली कहता है कि अगर कोई राज्य हमारे साथ में, यानी कि कोई भारतीय राजा हमारे साथ में सहायक संधि की नीति अगर कर लेगा, तो उस राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी चाहे वो भारतीय अन्य राजा से हो या फिर किसी विदेशी राष्ट्र से हो, जो भी राज्य, जो भी राजा हमारे साथ में सहायक संधि की नीति, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को हस्ताक्षर कर लेगा, सिग्नेचर कर लेगा, तो उस राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो भारतीय राजाओं को लगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारी तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। यानी दूसरे भारतीय राजाओं से भी और दूसरे राष्ट्रों के राजाओं से भी जो हम पर हमला कर सकते हैं, हमारे को सुरक्षा मिल जाएगी ब्रिटेन की सेना के द्वारा, क्योंकि ब्रिटेन की सेना के पास में आधुनिक हथियार थे, गोला बारूद थे, बंदूकें थी। समझ गए? उन्होंने अपना फायदा देखा, लेकिन इस फायदे में फायदा भारतीय राजाओं का नहीं था, फायदा जो था वो कंपनी का था। क्या था इसके अंदर? देखिए, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की एक स्थायी रेजिमेंट को रखना पड़ेगा और उसके रखरखाव हेतु धन देना पड़ता था। यानी कि कंपनी ने जो सुरक्षा का वादा भारतीय राज्य को किया है, जिस भारतीय राज्य ने सहायक संधि की नीति पे हस्ताक्षर किए हैं कंपनी के साथ में, तो कंपनी उसकी सुरक्षा के लिए अपनी एक रेजिमेंट यानी अपनी सेना की एक टुकड़ी उस राज्य में रख देगी, जो उस राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी को निभाएगी। और उस रेजिमेंट का एक मुख्य अधिकारी होगा, उस मुख्य अधिकारी को रेजिडेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट कहा जाएगा। तो ये जो सेना रहेगी,
उस राज्य में जिसकी सुरक्षा वो सेना करेगी, सहायक संधि की नीति के अंतर्गत उस सेना का और उस रेजिडेंट का रहने का, खाने का और सैलरी का सारा खर्चा उस भारतीय राज्य को, उस राजा को ही उठाना पड़ेगा जिसने सहायक संधि की नीति पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे भारतीय राजाओं को झटका लगा, जोर का झटका धीरे से लगा, और क्या लगा कि अब पैसे की समस्या होगी, यानी आपको बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ेगा उस सेना पर, उस सेना के अधिकारी रेजिडेंट पर खर्चा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, भारतीय राजाओं की आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी जिन राजाओं ने सहायक संधि की नीति पर हस्ताक्षर किया है। दूसरी एक और बड़ी समस्या जो राजाओं के सामने आके खड़ी हो गई, किस कारण से, सहायक संधि की नीति के कारण से। ब्रिटिशों की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बगैर कोई भी भारतीय शासक किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकता था। यानी कि कोई यूरोपीय व्यक्ति अगर किसी भारतीय शासक के साथ में, जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है, अब राजस्थान में उदयपुर रियासत थी, तो उदयपुर रियासत अगर उसने सहायक संधि की नीति पर हस्ताक्षर किए हैं, एग्जाम्पल पे बात कर रहा हूं कि अगर उदयपुर की रियासत ब्रिटेन की कंपनी के साथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की नीति पर अगर हस्ताक्षर करती है, तो पहला तो उसे क्या करना होगा, उस उदयपुर रियासत की सुरक्षा के लिए जो रेजिमेंट रहेगी, जो रेजिडेंट रहेगा, उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। दूसरा, किसी यूरोपीय व्यक्ति को, किसी अन्य राष्ट्र के व्यक्ति को वो अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकते थे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, भारतीय शासक गवर्नर जनरल से सलाह किए बगैर किसी भी दूसरे भारतीय शासक से कोई समझौता नहीं करेंगे, और अन्य राज्यों से भी या अन्य राष्ट्रों से भी समझौता नहीं करेंगे। तीसरी बात, यानी उदयपुर रियासत आमेर रियासत के साथ अगर समझौता करना चाहती है, या उदयपुर रियासत की किसी अन्य राष्ट्र की रियासत के साथ या अन्य राष्ट्र के साथ अगर समझौता करना चाहती है, तो उसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल यानी बंगाल के गवर्नर जनरल से परामर्श लेना पड़ेगा, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। आई क्या बात समझ में? तीन समस्याएं हैं सहायक संधि की नीति में। पहला, आर्थिक नुकसान, ब्रिटेन की जो सेना है और रेजिडेंट है उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। दूसरा, आप बिना किसी सलाह के, बिना गवर्नर जनरल की परमिशन के ना तो कोई समझौता कर सकते हो, चाहे वो भारतीय रियासत हो या कोई अन्य देशीय रियासत हो, ना ही आप किसी अन्य यूरोपीय व्यक्ति को नियुक्त कर सकते। अब इन तीन समस्याओं के अलावा एक नई समस्या और बताऊं आपको। जब रेजिडेंट वहां रहता था, उसको भारतीय राजा के दरबार में भी जाने की अनुमति थी। धीरे धीरे ये रेजिडेंट जो था वो राजाओं के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में भी दखलंदाजी देने लगा। आप बोलोगे सर, सहायक संधि की नीति में प्रशासनिक और राजनीतिक दखलंदाजी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, लेकिन ये वो करने लगे, जबरदस्ती करने लगे, जबरन करने लगे। रेजिडेंट या ब्रिटेन कंपनी, जिन्होंने भी बाहर कंपनी के साथ में सहायक संधि की नीति करी थी, कंपनी ने, रेजिडेंट ने उन राजाओं के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में दखलंदाजी करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जो भारतीय शासक थे उन्होंने क्या सोच के सहायक संधि की नीति करी और उसका उल्टा परिणाम उन्हें देखने को मिला। इसी कारण से भारतीय राजाओं के मन में असंतोष पनपने लगा, डिससैटिस्फैक्शन पनपने लगा। अभी तक आपने देखा वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस के कारण भारतीय जनता के मन में असंतोष पनप रहा है, लेकिन अब वेलेस्ली के कारण भारतीय राजाओं के मन में भी कंपनी के खिलाफ असंतोष पनपेगा। और हम 1857 की क्रांति में देखेंगे कि कई रियासतों ने और राजाओं ने 1857 की क्रांति में सहयोग प्रदान किया था, सपोर्ट प्रदान किया था।
चलिए अब आते हैं हम उस सवाल पे जो हमारा क्वेश्चन बनेगा। सर्वप्रथम इस संधि पर हस्ताक्षर हैदराबाद के निजाम ने किए थे। 1798 ईस्वी में निजाम के फ्रांसीसी संबंधों को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश अनुमति के बिना वे मराठों से कोई संधि नहीं कर सकते थे। यानी सबसे पहले सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले सहायक संधि की नीति को किसने लागू किया? हैदराबाद ने लागू किया और उसके फ्रांस के साथ संबंध समाप्त कर दिए गए और मराठों के साथ संधि अब वो नहीं कर सकता था, उसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी पड़ेगी। मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 ईस्वी में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या समस्या थी? भैया समस्या ही समस्या थी। 1813 का चार्टर अधिनियम वो अधिनियम था जिसने भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय व्यापारी, भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कैसे कर दिया? देखिए, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं कि 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था उसने भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें भारत के लघु व कुटीर उद्योग धंधों को पूरी तरह से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। कैसे कर दिया? देखिए कैसे कर दिया। देखिए, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी तक भारत के साथ व्यापार कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ रहे हो? लेकिन यूरोप के अंदर आर्थिक अस्थिरता, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी के कारण ब्रिटेन के जो अन्य कंपनियां थीं उनका व्यापार थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा वो कंपनियां जो ब्रिटेन में रह कर के यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करती थी, उन अन्य कंपनियों का व्यापार खराब होता चला जा रहा था, कमजोर होता चला जा रहा था। इसलिए अन्य कंपनियां ब्रिटेन की संसद पर लगातार दबाव बना रही थी कि हमें भी भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए। और 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा अन्य कंपनियों को भी भारत के साथ व्यापार करने की इजाजत दे दी गई, सिर्फ 2 क्षेत्रों को छोड़ करके, यानी चाय का जो व्यापार होगा और चीन यानी चाइना के साथ में। चाइना वही चाइना जिसने कोरोना महामारी को फैलाया, बिल्कुल। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके अन्य पूरा का पूरा जो भारतीय बाजार था वो अन्य कंपनियों के लिए खोल दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी अब भारत में आकर के व्यापार कर सकती थी। तो आप बोलोगे सर इससे क्या हुआ? अरे भैया, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आप ऐसे मान लीजिए कि वर्तमान में मान लीजिए कि अमेरिकी कंपनियां, यूरोपीय विदेशी कंपनियां अगर भारत में आके, जैसे वॉलमार्ट की बात होती है, आप लोगों ने सुना होगा, वॉलमार्ट एक सबसे बड़ी रिटेलर कंपनी है एक तरह की विश्व की, जो हर तरह के प्रोडक्ट को तैयार करती है और उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, क्योंकि उसके पास जो मशीनरी है वो ज़्यादा है, स्किल्ड लेबर ज़्यादा है। इसलिए वॉलमार्ट जिन उत्पादों को तैयार करती है वो उत्पाद अन्य उत्पादों से, यानी भारत में जो उत्पाद भारतीय बाजार में पैदा किए जाते हैं उनसे सस्ते होते हैं। अब आप सोचो, अगर वॉलमार्ट को भारत में पूरी तरह से व्यापार करने की छूट दी जाए, वॉलमार्ट को भारत में पूरी तरह से व्यापार करने की छूट दे दी जाए, तो क्या भारतीय व्यापारी को नुकसान नहीं होगा क्या? बिल्कुल नुकसान होगा।
समझ रहे हो? अभी भी हम देखते हैं कि कई विदेशी, हम हमारे आसपास में देखते होंगे, हम हमारे परिवारों में देखते होंगे, हमारे आसपास के बाजारों में देखते होंगे कि विदेशी कंपनियां जो भारत में आके व्यापार करती हैं, उस क्षेत्र के भारतीय व्यापारियों को नुकसान होता है, उनका व्यापार कमजोर होता चला जाता है। तो उसी प्रकार विदेशों से जो कंपनियां, ब्रिटेन से जो कंपनियां भारत में आकर के व्यापार करने लगी, इस कारण से भारत के जो छोटे व्यापारी थे, लघु एवं कुटीर उद्योग थे, स्पेशली भारत में उस समय जो उद्योग धंधे थे वो हैंडीक्राफ्ट उद्योग धंधे, हैंडमेड उद्योग धंधे थे। यानी भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय व्यापारी वर्ग हाथों से सामान बना करके उसे भारतीय बाजार में और अन्य विदेशी बाजारों में बेचा करते थे। समझ रहे हो? और ब्रिटेन की कंपनियों से जो माल बनकर के आएगा वो मशीनों से बनकर के आएगा। तो इतनी सी जानकारी तो आप सभी को होगी कि मशीनों से जो माल बनता है वो कम समय में बहुत ज्यादा बनता है, उस पे कॉस्ट, खर्चा कम आता है। और कोई व्यक्ति वही प्रोडक्ट अगर अपने हाथ से बनाएगा तो उसमें समय भी ज्यादा लगेगा, खर्चा भी ज्यादा लगेगा, लेबर भी ज्यादा लगेगी। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारतीय बाजारों को जो सभी कंपनियों के लिए खोल दिया गया, इस कारण से भारतीय उत्पाद बिकने कम हो गए और भारत में जो मध्यम वर्ग था और जो उच्च वर्ग था, यानी मिडिल क्लास और जो हायर क्लास के लोग थे, वो अब ब्रिटेन की कंपनियों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे थे उन उत्पादों को ज्यादा खरीदने लगे। अब ब्रिटेन की कंपनी का माल खरीदोगे तो भारतीय कंपनी को नुकसान होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर भारत में जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल पैदा होता था, वो रॉ मटेरियल भी वो लोग, भारतीय लोग किसको बेचने लगे? ब्रिटेन की कंपनियों को बेचने लगे, क्योंकि ब्रिटेन की कंपनियां ज्यादा पैसा देती थी। तो भारत में एक ये भी तो समस्या है, राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम तो हमारे में है, लेकिन जब पैसे की बात आती है ना, फायदे की बात, तब हमारा राष्ट्र प्रेम थोड़ा कमजोर हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि दो मोबाइल है, एक चाइना की कंपनी का मोबाइल और एक भारतीय कंपनी का मोबाइल। अब भारतीय कंपनी का मोबाइल हो सकता है थोड़ा महंगा हो, लेकिन आप क्या करोगे? सोचोगे चाइनीज खरीद लेता हूं, सस्ता है ना। हालांकि अभी कुछ समय में कोरोना के बाद में हमारे में सुधार आया है, चाइनीज प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं? बाइकआउट कर रहे हैं, उनको नहीं खरीदेंगे हम चाइनीज प्रोडक्ट को। तो भैया राष्ट्र प्रेम को मन में मत रखो, राष्ट्र प्रेम को बाहर निकालो और वो व्यापारियों को भी लाभ दो, उसका, भारतीय व्यापारियों को भी। समझ रहे हो? तो जो इतिहास में गलती दोहराई है वो वर्तमान में और भविष्य में नहीं दोहरानी है। हमें भारतीय कंपनियों के उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा खरीदना है। समझ रहे हैं? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार और, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारतीय बाजार को ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर ब्रिटेन की सभी कंपनियों के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय व्यापारियों के उद्योग धंधे पूरी तरह से चौपट हो गए। नेक्स्ट देखिए, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। ये मैं आपको बता चुका हूं। एक नीचे ये पॉइंट है, ये भी बहुत बड़ी समस्या रही। इस अधिनियम में यह भी शामिल था कि मिशनरीज भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे। देखिए, भारत में सारे मुद्दे एक तरफ, धर्म का मुद्दा एक तरफ। हमारे लिए धर्म जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीयों के लिए। यानी हमारे मन में एक बात है कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को सहन कर लेंगे, किसी भी प्रकार के इंटरफेयर को सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे धर्म के साथ में अगर छेड़छाड़ करोगे तो सहन नहीं करेंगे। और ब्रिटेन ने 1813 के चार्टर एक्ट में यही गलती कर दी। उन्होंने ईसाई मिशनरियों को कहा कि भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करो। इन मिशनरीज ने भारतीय लोगों का जबरदस्ती उन्हें बेवकूफ बनाकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया, यानी हिंदू और मुसलमानों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करा दिया। तो 1813 के चार्टर एक्ट में हम देखते हैं कि दो प्रकार की समस्याएं भारतीयों को देखने को मिलती है। पहली जो समस्या है वो आर्थिक समस्या है, जिसके कारण भारतीय उद्योग धंधे चौपट हो गए और भारतीय व्यापारियों में
अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष और गुस्सा पनपने लगा। और दूसरा जो हम देखते हैं वो और भी बड़ा कारण है, भारतीयों के धर्म के साथ में छेड़छाड़ की जाने लगी और धार्मिक छेड़छाड़ के कारण भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। बात समझ में आ गई? तो ये सारी समस्याएं हुई 1813 के चार्टर अधिनियम के कारण। इसमें बस एक अच्छी बात थी, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया। यानी भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए हर साल खर्च किए जाएंगे। बात क्लियर है क्या दोस्तों? यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? यानी आज हमने अभी क्या क्या देख लिया? वॉरेन हेस्टिंग देख लिया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया, उसके बाद में हमने कॉर्नवालिस को देख लिया, कॉर्नवालिस की भूराजस्व व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट, सनसेट लॉ को देख लिया। उसके बाद में हमने क्या देखा? वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति देख ली, 1813 का चार्टर अधिनियम देख लिया। यहां तक हमने क्या क्या देखा? मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। यहां तक हमने देखा समस्याएं किस किस को हो रही है। भारतीय किसान को समस्या हो रही है, जमींदार वर्ग को समस्या हो रही है, मजदूर वर्ग को समस्या हो रही है, व्यापारियों को समस्या हो रही है और धार्मिक आधार पर भी समस्या हो रही है। बात क्लियर है क्या दोस्तों? अब आगे की बातें हम कल करेंगे। बहुत छोटी सी बातें बची हैं, कुछ और बातें बची हैं जिसके कारण 1857 का विद्रोह जन्म लेगा। फिर आगे ज्यादा बढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। कल शुक्रवार है, कल हमारा 5th लेक्चर होगा। 5वें लेक्चर पे मैं आपको आपके सिलेबस पे ले आऊंगा, यानी 1857 के विद्रोह पर ले आऊंगा। तो अगले पिछले 4 दिनों में हमने भारत के अंदर जो आधुनिक भारत के इतिहास के बेस को पढ़ा है, वो निश्चित ही रूप से हमारे एसीएफ के एग्जाम में और अन्य राजस्थान के एग्जाम में, या फिर और आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो आईएएस का ही एग्जाम क्यों ना हो, आपको ये सभी बिंदु जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे। अब थोड़ी मदद आप भी कर दीजिएगा। ये वीडियो जो मैंने बनाया है इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ कर लीजिए। और मेरे दोस्तों बिल्कुल भी समय खराब मत करिए, समय बड़ा मूल्यवान होता है। हमने कहीं ना कहीं कीमत चुकाई है, हमारे पास बेहतर गाइडेंस की कमी थी, लेकिन अब आपके पास वो कमी नहीं है। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और साथ में PANKAJ9 पंकज 9 कोड यूज लेकर के 10% डिस्काउंट का फायदा जरूर उठाइए। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। आप सभी दोस्तों की एक डिमांड आती है, सर पीडीएफ कब मिलेगी? पीडीएफ मिल जाएगी, जल्दी ही मिल जाएगी, पीडीएफ की चिंता मत करिए, नोट सारे मिल जाएंगे। सिर्फ पढ़ने पर, समझने पे, रिवीजन करने पे दिमाग लगाइए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।